सिलेबस में अभी तक ये नहीं आया है या जिन लोगों से नहीं पूछा गया है ना? कि स्कूल में भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, तो उसमें इससे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालाँकि कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन्स पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर से। और कई बारी कुछ छोटे क्वेश्चन्स भी आ जाते हैं, तो मैं एक-एक करके आपको बताता रहूँगा। और इक्वली ये इम्पोर्टेंट है आपके ऑब्वियसली ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो इम्पोर्टेंट है ही आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं दोनों चीज़ें एज़ यूजुअल आपको बताता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्ज़ॉर्प्शन से। तो पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊँगा। हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। तो अगर कभी लॉन्ग क्वेश्चन आए और आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़े डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो आप ऐसे ही ड्रॉ करना जैसे मैंने किया हुआ है। ज़रा एक ओपन कर लेना। देखो, यहाँ पर क्या है कि आप देख पा रहे हैं, तो ये रहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो सबसे पहले देखो ये पूरा डाइजेस्टिव कैनाल इसको हम बोलेंगे, है ना? या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आप इसको कह सकते हैं। माउथ से लेकर के एनस तक ये पूरी की पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना? अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये ओरल कैविटी हो गई। ओरल कैविटी मतलब मुँह के अंदर जो स्पेस होता है, कैविटी मीन्स स्पेस होता है जहाँ पर अपन फूड को च्यू करते हैं या उसका बाउल बनाते हैं। तो ये ओरल कैविटी हो गई और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स लगी हुई हैं। तो देखो ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे पैलेट के ऊपर की तरफ क्या है, तो ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है और नीचे की तरफ आपको 2 ग्लैंड दिखाई दे रही होंगी, 2 टाइप की ग्लैंड। तो एक तो सबलिंगुअल, लिंगुआ मीन्स होता है हमारा टंग, है ना? तो सबलिंगुअल मतलब लिंगुआ के जो नीचे टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड और फिर आप सबमैंडिबुलर, तो मैंडिबल मीन्स ये चिन वाला पार्ट, तो जो मैंडिबल के नीचे सबमैंडिबुलर। तो पहले सबलिंगुअल फिर उसके नीचे सबमैंडिबुलर, है ना? तो ये सलाइवरी ग्लैंड हो गई। ह्यूमन्स में माउथ में जो डाइजेशन होता है, वो फर्स्ट स्टेप जो होता है, वो हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। तो ह्यूमन्स में डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सलाइवा सीक्रेट नहीं होता है या सलाइवरी एमाइलेज नहीं पाया जाता है ना? तो उनमें से जैसे कुछ हर्बीवोर्स में सलाइवरी एमाइलेज नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन सब पूछे हुए क्वेश्चन थे। हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कि डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम का जब डिस्कशन करेंगे, ये पार्ट पढ़ेंगे, तो आपको मैं नोट करवाता जाऊँ। तब तक आप सिर्फ एक जो आउटलाइन्स है वो सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक इस पार्ट को हम फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स वो पार्ट है, जहाँ तक हमारी डाइजेशन वाला जो पाइप है और हमारा रेस्पिरेशन वाला जो पाइप है, दोनों पाइप एक दूसरे के साथ अटैच्ड है मतलब ऑलमोस्ट कॉमन है। तो जहाँ तक देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये नॉस्ट्रिल से ऊपर से आती हुई हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये पहले ऊपर आती है और फिर ये पीछे की तरफ आगे की तरफ आ जाती है ना? तो ये जो फेरिंक्स वाला पार्ट है, इस पार्ट से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आगे चली जाती है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पीछे आ जाती है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम ईसोफेगस कहते हैं, है ना? ये हो गया आपका ईसोफेगस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वाले पार्ट तक, है ना? स्टमक वाले पार्ट तक। यहाँ तक क्या है, इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस को हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर वाले पार्ट को सर्विकल पार्ट कहते हैं। फिर जो लंग्स के पास उसको थोरैसिक पार्ट है। सर्विक्स माने के लिए हमारा नेक होता है, गर्दन होती है ना? तो ऊपर वाला हमारा सर्विकल पार्ट हो गया। फिर क्या हो गया? उसके नीचे आ गया थोरैसिक पार्ट हो गया, फिर एब्डोमिनल पार्ट हो गया और इसके बाद यहाँ पे हमारा स्टमक स्टार्ट हो गया। अब ये स्टमक है। हालाँकि स्टमक को भी हम फर्दर कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट फंडस हो गया, बॉडी हो गया, कार्डियक पार्ट हो गया और पाइलोरिक पार्ट। ये चीज़ें सब मैं नोट करवा दूँगा, सिर्फ आप अभी फोकस करिए यहाँ पे समझने में, है ना? तो स्टमक को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बॉडी इसका मेन पार्ट होता है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक तो स्टमक है। स्टमक में यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्या स्टार्ट हो जाता है? यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देख पा रहे होंगे
कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक कॉमन पाइप आकर के जुड़ रहा है जिसको हम हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला कहते हैं। ये जो आपका हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला है, इस हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला से 2 पाइप निकलते हैं। एक तो ऊपर की तरफ क्या है, लिवर, और सामने की तरफ क्या है, पैंक्रियास, है ना? अब यहाँ पर देखो लिवर के साथ में यहाँ पर अटैच्ड है गॉल ब्लैडर, लिवर के साथ गॉल ब्लैडर लगा हुआ है, और ये रहा पैंक्रियास। दोनों की पाइप कॉमनली आकर के मिलती है आकर के। देखो गॉल ब्लैडर का हमारे आप में कोई ज्यादा फंक्शन नहीं बचा। अब एक तरह से देखा जाए तो हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसे ऑर्गन जो पहले फंक्शनल हुआ करते थे कुछ कारण से, अब वो फंक्शनल नहीं रहे। अब देखो, तो लिवर का जो एंजाइम होता है जिसको हम बाइल कहते हैं, वो आकर के पहले गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, और ये ऊपर से जो पाइप है इसको हम बाइल डक्ट कहते हैं। तो ये बाइल डक्ट की हेल्प से क्या होता है, यहाँ से होता हुआ ये आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे ही पैंक्रियास के अंदर पैंक्रेटिक डक्ट है, जिससे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब आप देखेंगे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसकी लेंथ काफी लंबी है, 6.5 मीटर लंबी होती है, 6.5 मीटर, है ना? इसको भी फर्दर हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है, डोडेनम, जेजुनम, इलियम, और ठीक है, तो डोडेनम हो गया आपका ऊपर वाला पार्ट, जेजुनम हो गया, और ये हो गया इलियम वाला पार्ट। अब यहाँ तक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल था, और हम में आप में इसका कोई काम नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको इसको बताता हूँ कौन सा पार्ट। एक्चुअली ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हमने, अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल्यूम ज्यादा होता है इसीलिए इसको लार्ज बोलते हैं, अदरवाइज इसकी लेंथ कम होती है। ये सिर्फ 1.25 मीटर है, स्मॉल से छोटी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्चुअली ल्यूमेन मींस वॉल्यूम कम होता है, इसलिए उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है इसलिए ल्यूमेन इसका वाइड होता है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये वाला तो पार्ट हो गया, इसको हम फर्दर कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब देखो पहला पार्ट हो गया सीकम। सीकम के बाद अब बाकी के जो 2 पार्ट है, देखिए ऊपर वाला इसको हम पूरा कॉलन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ ये जो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, असेंडिंग कॉलन, ऊपर की तरफ जाने वाला कॉलन। ठीक है, फिर ये क्या है, ये ट्रांसवर्स कॉलन, है ना, ये ग्रीन वाला पूरा कॉलन है। फिर क्या है, ये डिसेंडिंग कॉलन, है ना, देखो डिसेंडिंग कॉलन हो गया, है ना। और फाइनली ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम रेक्टम कहते हैं। ठीक है, ये पूरी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। तो लार्ज इंटेस्टाइन को इतने पार्ट में हम डिवाइड किया है। फाइनली रेक्टम के बाद एनल पोर होता है, जिससे वेस्ट ऑफ फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है। एक और खास बात कि ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को एक्चुअली हम डायाफ्राम बोलते हैं। ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम के ऊपर वाला जो पार्ट है ना, उसको एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। डायाफ्राम के जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जहाँ पे लंग्स मौजूद होते हैं, इसे हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक, थोरेक्स माने होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, और नीचे वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना, एक आउटलाइन क्लियर हो गया सबको? साची, हिबा, क्लियर ना? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसी बात पे इसका, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं टंग का पार्ट, है टंग वाला पार्ट, इसको समझ लेते हैं। इससे क्वेश्चन मतलब पहले कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? ठीक, आप देखो जो टंग का स्ट्रक्चर है ना, टंग का देखते हैं। लुक, ह्यूमन टंग, अब अभी तक क्या है, अभी भी 50-50 कई से कुछ एनसीईआरटीज में कुछ दिया हुआ है, मतलब एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है, कुछ बुक्स कुछ लिख रही हैं, तो मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। ठीक है, कि टंग का कौन सा पार्ट, अच्छा बता सकते हो टंग का कौन सा पार्ट किस किस टेस्ट को रिसीव करता है? कैन यू टेल मी साची? नहीं आइडिया? प्लीज रिपीट। मैंने पूछा कि टंग का कौन सा पार्ट मतलब किस टेस्ट को रिसीव करता है, किस टेस्ट को फील सर करता आगे वाला स्वीट और पीछे वाला सार। है? ठीक है, और सॉल्ट और बेटर?
यस सर सर पीछे का पार्ट सॉल्ट का तो आगे का स्वीट है शायद। अच्छा, ये बात तो सही है। पीछे वाला सॉल्ट का है। यस सर। ठीक। एंड वो एक पहले भी बता रहा जैसे जो वाइट वाइट होता है वो भी सेंस के लिए यूज होता है जो टंग पे। पैपिली जो होते हैं, यस सर मुझे उसका नेम याद नहीं आ रहा बट। पैपिली बोलते हैं उनको। अ, एक जरा मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, कौन पार्ट किसको रिसीव करता है। लेकिन अभी तो कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्चुअली चेंज हो गया, तो मैं आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ओपन। लेकिन आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है और दोनों को आप गलत किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही कॉन्सेप्ट अभी पैरेलली चलने देखो। ये है हमारे टंग का डायग्राम, है ना। तो टंग में देखो क्या है कि ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये पीछे वाला पार्ट, ठीक है। ये पीछे वाला पार्ट ये बिटर टेस्ट को रिसीव करने का काम करता है ना, ये बिटर को। साइड वाला जो पार्ट है ना, ये सॉर टेस्ट को रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। और ये पूरा जो साइड साइड का ये वाला पार्ट है ना, ये सॉल्टी टेस्ट को, और ये जो टिप वाला पार्ट है ना, आगे वाला पार्ट है ना, ये स्वीट को रिसीव करने का काम करता है। तो ये तो हो गया ओल्डर कॉन्सेप्ट और हम अभी तक ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन क्या है कि आज की डेट में बहुत सारे साइंटिस्टों का ये कंसेंसस है, जनरल कंसेंसस है, उनका मानना है कि टेस्ट में या अच्छा इसमें क्या होता है कि टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है ना, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है। तो जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, उनमें कुछ इस तरह के आउटग्रोथ होते हैं। इनको पैपिला कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? पैपिला कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पैपिला होते हैं, ये टेस्ट को रिसीव करते हैं। तो पहले माना जाता था कि बीटर को रिसीव करने के लिए जो टेस्ट बड्स होती हैं पीछे पाई जाती हैं, सॉर को यहाँ पे पाई जाती है, स्वीट सॉल्टी के लिए अलग अलग रीजन में टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, पर्टिकुलर टेस्ट को रिसीव करते हैं। आज की डेट में साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि हमारी जो टंग है, वो हर टेस्ट बर्ड हर टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। नोट करो। ह्यूमन टंग हैव human tongue have four taste areas. Human tongues have four taste areas: sweet, salt, sweet, salt, sour, and bitter. Sweet, salt, sour, and bitter. Full stop. The areas of sweet and salt can overlap. Areas of sweet and salt can overlap. Full stop. Next point note करेंगे. But nowadays, majority of scientists हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं, डाइसन एंड डॉब्सन। मैंने स्टार्ट किया है जस्ट अभी। तो nowadays majority of scientists have agreed that every taste bud is capable of sensing all four tastes,
all four teeth. ठीक है, तो अभी आप देख लेना, आप जो क्वेश्चन दोनों ही कॉन्सेप्ट पैरेलली चल रहे हैं, तो इसलिए आप इसको भी गलत नहीं कह सकते। और क्वेश्चन नॉर्मली अभी तक तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में, वो इन्हीं 4 एरियाज के बारे में पूछे। ठीक है ना, क्लियर? एक्सक्यूज हाँ मी जी, सर, हाँ जी। सर मतलब कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करके भी पता चल सकता है कि अगर हम स्वीट की जगह कुछ सार रखें तो फिर हमें वो टेस्ट भी आएगा। हाँ, बिल्कुल, 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 वही। एंड ऐसा तो होगा नहीं जो पार्ट जिसपे कोई भी टेस्ट नहीं लेबल हुआ हुआ उस पे कोई टेस्ट ही ना आए। कुछ तो फ़ील होगा ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेजर क्या होता है ना कि बाकी जितने सारे टेस्ट होते हैं ना, जैसे देखो कलर का अपन क्या बोलते हैं, कि कलर तो मतलब देयर आर बिलियंस बिलियंस ऑफ कलर, और वो बोलते हैं ना कि इस कैमरे में इतने कलर है, इस स्क्रीन में उतने कलर, डिस्प्ले में इतने कलर है ना? यस सर। लेकिन साइंस में आप पढ़ते हो कि कलर तो बस 3 ही है भाई साहब, है कि नहीं? है ना? प्राइमरी कलर 3 ही है और बाकी जितने सेकेंडरी भी उन्हीं से बने हो और बाकी जितने सब उन्हीं से बने। ठीक है? वैसे टेस्ट का भी ऐसे सीन है कि टेस्ट में मेजर टेस्ट जो है 4 है। बाकी के जितने भी टेस्ट हम लोग सेंस करते हैं वो सब इन्हीं का कॉम्बिनेशन। इसलिए 4 टेस्ट के हम लोग पास। ठीक है? यस सर। ओके। अब देखो तुमने आ जाते कितना हैं हम करा लोग। इससे पहले? हाँ, तुमने इससे पहले कितना करा? इससे पहले मैंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया है, मतलब लिखवाया कुछ भी नहीं है, लिखाना तो यहीं से स्टार्ट किया है ना? लेकिन मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो एक डायग्राम जो डाइजेस्टिव सिस्टम का तो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? सर एक बार वापस से लिखवा सकते हैं जो आपने अभी लिखवाया है? तुम थे कहाँ दोस्त, ये बताओ, तुम लेट क्यों आते हो, ये बताओ पहले, आज बताओ। मेराज, ये तो बताओ, क्यों? मेराज, बोलो भाई। सर लिखवा नहीं था सर अभी। हैं, लास्ट क्लास में भी लेट थे ना? नहीं सर, लास्ट क्लास में नहीं सर, लेट था सर, लास्ट क्लास में टाइम में था। अच्छा चलो ठीक है, फिर नोट कर लो। ह्यूमन टंग हैव ह्यूमन टंग हैव 4 taste areas. ह्यूमन टंग हैव 4 फोटो taste। भी बता सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? बिल्कुल बेटा, मैं फोटो भी दिखा देता हूँ एक बार। ह्यूमन टंग हैव, कौन वाला फोटो? अच्छा, जो अभी अभी ओपन किया था। यस सर, ह्यूमन डंकी। ह्यूमन टंग हैव 4 taste areas: sweet, salt, sour and bitter. Sweet, salt, sour and bitter. Full stop. Areas of sweet and salt can overlap. Areas of sweet and salt can overlap. Full stop. फिर लिखना है as per current, as per latest update, majority of scientists says that every taste bud is capable of sensing all 4 tastes. ठीक है, राइट? स्टार्ट किया जाए आगे? नोट कर लिया मेराज? आगे चलें? यस सर। ठीक है, तो देखो भाई, अब आगे हम लोग देखते हैं डेंचर, है ना? डेंचर फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखते हैं तुम बता पाते हो। डेसिडुअस टीथ कितने होते हैं ह्यूमंस में? सर 4। बोलो भाई लोगों, कौन बताने वाला है? Who's going to tell me? सर 4 टीथ। बहुत मारे को। और कोई बताएगा? डेसिडुअस टीथ बेटा, नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ बताओ साची। 2। दीवा, हाँ अच्छा, 2। दीवा तुम बताओ। पर पहले ये बताओ मुझे, डेसिडुअस टीथ क्या होते हैं? देखो सिंपल क्वेश्चन में फंसा लिया मैंने, पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल का, लेकिन बहुत सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन बताते हैं पहले। देखो, समझो बात, ध्यान समझना, है ना? 4 तो हमारे 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, है
है ना, 4 टीथ नहीं होते, 4 टाइप ऑफ टीथ। मेरी बात को गौर से समझिएगा, हेडिंग डालेंगे ह्यूमन डेंचर, है ना। अब ह्यूमन डेंचर में देखो हमारे पास क्या होते हैं, तो ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये हमारा हो गया नीचे वाले जॉ, है ना, नीचे वाला जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ, ठीक है। तो अपर जॉ और लोअर जॉ जो होता है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास एक्चुअली 8 दांत होते हैं, है ना, 8, 8 टीथ, और 8 टीथ की 4 फोटो, 3 और फोटो कॉपी, मतलब 4 कॉपी होती है 8 टीथ, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर और 8 इधर, कुल मिला के हो गए 32, 32 ही तो होते हैं। अच्छा, होते हैं क्या 32 टीथ होते हैं? यस सर। है तुम में से किसी के? और वेस्टर्न टीथ होते हैं तो कितने कितने होते हैं महाराज? 4। 4। अरे कितने टोटल टीथ कितने हैं तुम्हारे, दांत कितने हैं टोटल? टोटल तो 32 होते हैं सर, 4 वेस्टर्न टीथ होते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा, लेकिन 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कितने टीथ होते हैं, क्या 40 32 है तुम्हारे? सांची है, काउंट किया है? काउंट नहीं किया है लेकिन काउंट करना, अगर तुम्हारे 32 हैं देन यू आर स्पेशल वन। 1 लाख में एक आदमी का 32 होता है, किसी से पूछ लेना, किसी डेंटिस्ट से पूछ लेना, 1 लाख में एक आदमी ऐसा होता है जिसके 32 टीथ होते हैं, अदरवाइज हम सब के कॉमनली 30 ही टीथ होते हैं। लेकिन देखा होगा ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि आई हैव टूथ हैक, पूछा कि क्या हुआ भाई, तो आप वो बोलते हैं कि मेरा विजडम टीथ बाहर आ रहा है, थोड़ा होगा ना, है ना, विजडम टीथ उसको बोलते हैं। तो लोग, और वो एज 25 के आसपास, 25 से 32 30 तक आ सकता है ना, और नहीं भी आ सकता है। तो नॉर्मली लेकिन एक ह्यूमन में तो हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा आइडियल कंडीशन, आइडियली ह्यूमन में 32 टीथ पाए जाते हैं, है ना। और माना जा रहा है कि जो लास्ट वाला मोलर है ये गायब हो जाएगा कुछ दिन बाद एवोल्यूशन के, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, राइट। अब देखो, तो कुल मिलाकर के सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पास जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो हमारे टीथ कैसे होते हैं, हमारे पास 4 टीथ, 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं। सबसे आगे वाले जो टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड इंसीजर, इनको हम इंसीजर कहते हैं। इंसीजर क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, दे आर एक्चुअली मेंट फॉर व्हाट, टीयरिंग। ये किसी भी चीज को नहीं, सॉरी, नॉट टीयरिंग, दे आर मेंट फॉर बाइटिंग, ये काटने के काम आते हैं। बाइटिंग का क्या मतलब हुआ, कट करने का। आप एप्पल कट करते हो कैसे करते हो, आगे की दांत से तो कट करते हो। आप देखो जो इंसीजर होते हैं उनमें ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जो हर्बीवोर होते हैं, क्योंकि क्या कर रहा होता है, उनको पकड़ करके घास को, है ना, क्या करना, कट ही तो करना होता है, तो कट करने का काम आता है, बाइट करने का काम आता है, ठीक है। तो हॉर्स में डेवलप होते हैं, गोट में डेवलप होते हैं, बहुत डेवलप होते हैं, इन सब में डेवलप। इसके बाद फिर आते हैं ये जो शार्प वाला एक टीथ होता है, इधर वाला साइड वाला, इसको अपन बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन उनमें डेवलप होता है, तो कैनाइन का फंक्शन क्या होता है, कैनाइन का फंक्शन होता है टीयरिंग, है ना। तो ये वाला हो गया कैनाइन, ठीक, देखो ये वाला जो टीथ हो गया, ये वाला कैनाइन, है ना। तो कैनाइन भाई उन लोगों में ज्यादा डेवलप होता है जिनको कि टीयर करना होता है, जो मांस को फाड़ने का काम करते हैं, लॉइंस में, है ना, और जैकाल्स में, है ना। इसीलिए कैट्स में, डॉग्स में, इसीलिए इन सबको कैनाइन कहा जाता है। तो कैनाइन का काम क्या होता है, टीयर करना, कोई चीज फाड़ना, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्री मोलर। इसमें प्री सर मोलर का काम क्या होता है, तो प्री मोलर जो होते हैं ये किसी भी चीज को चबाने का काम करते हैं, च्यूइंग का काम करते हैं, है ना। तो ये वाले जो हो गए, ये हो गया हमारे भाई प्री मोलर। तो प्री मोलर का फंक्शन होता है च्यूइंग, हाँ। तो 2 प्री मोलर पाए जाते हैं, च्यूइंग। इसमें सर हाँ जी बेटा। सर कैनाइन तो मतलब डेवलप करने के लिए बोले तो ह्यूमंस में भी होते हैं। अनडेवलप्ड है, हमें बहुत छोटे होते हैं, देखो, है ना। क्योंकि पता क्यों हमारे छोटे छोटे हैं, हम लोग ओमनीवोर्स हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हमें आप में अनडेवलप्ड तो नहीं है, लेकिन हमें आप में क्या है कि लाइक पार्शियली डेवलप्ड है, क्योंकि हम में से हम लोग कुछ कुछ फाड़ने का भी काम करते हैं, काटने का भी काम करते हैं, तो हमारे आपके अंदर चारों तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्री मोलर का काम होता है च्युइंग, चबाना, है ना। और मोलर का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग, पीसना, ग्राइंडिंग, ठीक है। अब देखो, तो हमारा जो ह्यूमन डेंचर फॉर्मूला होता है ना, तो मैंने कहा कि 8 का इधर, उसी की 8 की कॉपी, तो ये 8 दांत हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो कितने हैं, एक, देखो समझते हैं, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी कहा कि हमारे पास 2 इंसीजर होते हैं, एक क्या होता है, कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर।
तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ह्यूमन डेंचर फॉर्मूला क्या है ना, तो देखो हमारा डेंचर फॉर्मूला क्या है, हमारा डेंचर फॉर्मूला है ना, तो डेंचर फॉर्मूला होता है हमारा 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 है ना। तो टोटल कितने हो गए, 32 हो गए ना। 21 मतलब 2 कैनाइन, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। कितना, इधर भी और इधर भी। क्लियर है ना। यस सर। आप देखो, लेकिन किसी बच्चे में क्या 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं क्या, नहीं होते ना नो किसी छोटे बच्चे में। तो देखो नो सर। अब छोटे बच्चों में पहले टीथ निकलते हैं और वो टीथ एक पर्टिकुलर एज पे आके गिर जाते हैं, उसके बाद दोबारा टीथ निकलते हैं। ऐसे दांतों का सेट, ऐसे टीथ के सेट्स जो हमारी लाइफ में 2 बार आते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुअस के, राइट। जो गिर जाते हैं मतलब दोबारा आते हैं, उन्हीं को मतलब उनको या डेसिडुअस बोलो या उनको मिल्क टीथ बोलते हैं। तो डेसिडुअस या मिल्क टीथ वो होते हैं जो बचपन में निकलते हैं और फिर उसके बाद एक एज के बाद आने के बाद वो गिर जाते हैं और फिर से दोबारा निकलते हैं। तो किसी छोटे बच्चे का डेंचर फॉर्मूला क्या होगा, या छोटे बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते, या उसका डेंचर फॉर्मूला क्या होगा, कितने दांत लाइफ में 2 बार आते हैं, ये एक ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तरह तरह से पूछा गया मेडिकल। देखो, तो उसका फॉर्मूला होता है 2120 अपॉन 2120। बताओ बच्चे में कितने टीथ होते हैं, डेसिडुअस के टीथ कितने हुए, 20 मेरे भाई। 5 4 जा 20। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सर, ये आपने ऐड करा है या क्या करा है? देखो ना, देखो 2120 ऊपर वाले जॉ का, 2120 इधर वाले जॉ का, और इधर की दूसरी कॉपी। इसका ये मतलब सर 20 कैसे आया? देखो ना, 5 ही हो गए, 5 ही हो गए। 2120 ऐड करो कितना हुआ, 5 ही तो हुआ। सर अरे 2 मतलब जो डायग्राम में बना है वो? हाँ और क्या, ये इंसीजर 2 मतलब देखो, 2 कैनाइन इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर। 0 का मतलब बच्चे में मोलर नहीं पाए जाते हैं, समझ गए। तो बच्चे में कितने हो गए, 2 1 2 कितने हो गए, 5 ही हो गए ना। 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे, 5 ऊपर होंगे और 5 इस तरह ऊपर होंगे। हो गए 20 की नहीं हुए, बताओ। यस सर। अभी क्लियर है, मेरा समझ आया, यस सर। ये बात क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो डेसिडुअस टीथ कितने होते हैं बोलो, 20। राइट, डेसिडुअस और मिल्क टीथ, नोट करो, है ना। और इनको हम लोग बोलते हैं ऊपर वाले को परमानेंट टीथ। फॉर्मूला लिख लो, ये परमानेंट टीथ का या एडल्ट का फॉर्मूला है ऊपर वाला, और नीचे वाला डेसिडुअस टीथ, मिल्क टीथ, या फिर यूं कहें कि किड का फॉर्मूला है। ठीक है, नोट कर ला ना, फिर बताना मुझे, मैं नोट करा देता हूँ जो मैंने आपको सुना। सर अगर चाइल्ड का मतलब मोलर्स नहीं होंगे तो फिर मोलर्स किस स्टेज पे डेवलप होते, जब डेसिडुअस मतलब गिर हाँ जाएंगे? गिर जाएंगे, राइट, गिर जाएंगे जब दोबारा एज में दोबारा आएगा, है ना। और 18 to 25 की एज में पूरा 32 का सेटअप आता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जैसे आपने बोला जो आगे के डेसिडुअस वाले थे वो ग्रो करके गिर के फिर उनमें से बाकी के आता है, तो
बिल्कुल। तब तक मोलर्स के अंदर ही रहते हैं, तब तक मोलर्स नहीं रहते हैं, हाँ, होते ही नहीं मतलब। होते ही नहीं। छोटे बच्चे में आप देखना मोलर्स नहीं होंगे। डन, नोट कर लिया? स्टार्ट किया जाए? Yes, sir. चलो नोट करो। द मिल्क और डेसिडुअस, मिल्क और डेसिडुअस और टेम्परेरी टीथ, मिल्क और deciduous or temporary teeth are 20 in number, are 20 in number. Full stop. The milk teeth comes out, start coming out. The milk teeth start coming out at the age of 6 months, as the age of 6 months, and should end up at 24 month. मतलब बच्चे में दांत निकलना 6 महीने में स्टार्ट हो जाना चाहिए और 24 महीने में, 2 साल का जब बच्चा हो तो पूरे ये 20 दांत उसमें हो जाए। ठीक है, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट, द परमानेंट teeth being to replace the milk teeth, permanent teeth being to replace the milk teeth at 6th year of age. 6th year of age. Full stop. These teeth are 32. Next point. These teeth are 32, and usually these teeth are 32 and usually complete by 18 to 25 years. Usually complete by 18 to 25 years. सर अगर 32 नहीं होता तो फिर हर जगह हमेशा 32 ही क्यों लिखा होता है? वो अब अच्छा एक बात बताओ, मॉल में आप जाते हो, ठीक है ना? मैनिक्यू खड़ा होता है, बताओ होता नहीं होता है? साची, देखा है यस मैनिक्यू, है ना? उसके 6 पैक एब्स निकले होते हैं, कितनों के निकले होते हैं बताओ? है ना? सर मतलब है ना? वो 6 पैक एब निकले होते हैं, उसके वो प्रॉपर एकदम परफेक्ट टी शर्ट पहनना होता है ना? और यहाँ लाइव लाइव सीन में क्या होता है कि आगे वो फुटबॉल की तरह पेट निकला होता है आदमी का, है कि नहीं? तो वो सीन क्या है ना कि जब भी हम कोई चीज लेते हैं तो एक आइडियल कंडीशन लेते हैं। तुम जो भी पढ़ती हो, बायोलॉजी में अगर कोई भी चढ़ती हो, कोई भी चीज आप पढ़ते हो, तो समझना कि वो जो भी फैक्ट है, जैसे आपने पढ़ा, मान लो कि a man should have, like a person should have 4.5 to 5 लाख ऑफ आरबीसी पर mm क्यूबिक। तो 1 मिलीलीटर ब्लड में उसके 4.5 लाख से 5 लाख आरबीसी होने चाहिए। इसका मतलब कि जिस बंदे की आरबीसी काउंट की गई हैं वो हेल्दी है, ठीक है, समझ रहे हो? वो हेल्दी होगा, 5'8" उसकी हाइट होगी, 72 किलोग्राम उसका वेट होगा, ठीक है, उसको किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं होगी, नॉर्मल होगा, और जब काउंट किया गया होगा तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा, तभी काउंट किया गया। समझ आया? बायोलॉजी में जो भी आप फैक्ट पढ़ते हो यस सर आइडियल होता है। हाँ, तो बहुत ये सारे में आइडियल से है। कुछ एक भी एक्सेप्शन है तो फिर उस एक्सेप्शन के बारे में देख। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आइडियल होता है ना? बाकी एक्सेप्शन बहुत होते हैं। हमारे आपके आप देखना जाके 30 हो, मैक्सिमम लोगों के 30 होंगे। जिसके 32 हैं, समझना वो 1 लाख में, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये 32 होने की, 1 लाख में 1 आदमी मिलेगा जिसके 32 होंगे। लेकिन क्या है कि ये ऐसा क्यों है? अगर आप मेरे से पूछोगे नहीं सर ऐसा क्यों है? तो इसका ऐसा क्यों है, ये इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये धीरे-धीरे जो लास्ट वाला जो नीचे वाले हमारे लास्ट के प्री मोलर हैं, ये गायब हो जाएगा, लास्ट वाला, ये 8 नंबर वाला, ये वाला देखो।
लास्ट में ये गायब हो जाएगा। एक्चुअली क्या इसका यूज खत्म हो चुका है, ये धीरे-धीरे गायब हो रहा है, तो कुछ लोगों में गायब हो गया, कुछ में बचा है। तो धीरे-धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी ह्यूमन्स में कम होती जाएगी और फर्दर कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में ह्यूमन्स में जो 30 टीथ ही पाए जाएंगे, 32 नहीं पाए जाएंगे। सर मोलर कैसे यूज में नहीं होता, वो तो डेंचर को सपोर्ट करता है बल्कि। एक्चुअली क्या है कि अब आप देखो हम लोग जो खाना खाने लगे हैं, धीरे-धीरे एक्चुअली हमारी फीडिंग हैबिट चेंज हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? ये डेंचर ये जो हमारा कैनाइन है इतना शार्प क्यों नहीं बचा? है ना? और हमारे जो प्रीसीडर्स थे, जितने सारे एंसेस्टर्स थे, उनमें सब में ये इतना शार्प क्यों था? क्योंकि वो कार्निवोर थे, वो मांस को कच्चा खा जाते थे। हमने क्या किया आज की डेट में अब क्या है? पहले क्या होता था कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें रॉ खाते थे। धीरे-धीरे आप देख रहे हो ना कि चीज़ें क्या हो रही मतलब जो फूड आइटम जो हो रहा है वो और ज़्यादा धीरे-धीरे मतलब ऐसा उसको और ल्यूसिड और ईज़ी बनाया जा रहा है खाने के लिए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ? यस सर। तब तो ऐसे धीरे-धीरे ऐसे दाँत का काम खत्म हो गया, चबाने वाला उतना काम खत्म होता जा रहा है। तो जैसे सर मेरे रिसेंटली ब्रेसेस लगे थे, तो फिर उन्होंने बोला था कि यही सपोर्ट करेंगे एंड उसी के बेस पे पूरा डेंचर ठीक होगा। हाँ, हाँ, एक हाँ। अलाइनमेंट भी उन्हीं की वजह से आई है। एग्ज़ैक्टली वो नीचे से जो टीथ हमारा होता है ना, तो डेंचर जो होता है, और नीचे गम्स उसको सपोर्ट करते हैं, उसको धीरे-धीरे सीधा किया जा सकता है और कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है, अभी मैं वो नेक्स्ट फैक्ट वही लिखवाने वाला था। देखो अब हमारा क्या है, अब आप खुद सोचो कि हमारा जो जॉ है वो उतना मजबूत नहीं है, लेकिन शार्क का देखो कितना खतरनाक है। कोई भी चीज़ उसके अंदर जा सकती है, वो बाहर नहीं आ सकती, है ना? और सबसे ज़्यादा पावरफुल जॉ पता किसका है? जबड़ा सबसे ज़्यादा पावरफुल किसका होता है? बता सकते हो? मैं बताता हूँ। Sir, crocodiles. क्रोकोडाइल दोस्त प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर सकता है, लेकिन क्रोकोडाइल से भी खतरनाक जो जॉ मैमल्स में होता है, वो है वुल्फ का, इसीलिए वो इतने बदनाम है। वुल्फ हड्डियाँ तक खा जाते, चबाने की कैपेबिलिटी रखते हैं और चबा के खा जाते हैं, मांस तो छोड़ो। और साइंटिस्टों का कहना है कि वुल्फ किसी भी अपने भी जिस भी प्रे को पकड़ता है, तो उसमें इतना मांस नहीं छोड़ता कि चिड़िया खा सके, बाकी किसी जानवर की तो बात ही छोड़ दो। और उनके एक्चुअली वो अपने जो उनका डेंचर होता है और उनका जो प्रेशर होता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि अगर वुल्फ ने किसी भी एनिमल का मतलब इनफैक्ट अगर लॉइन का भी, उसने अगर पैर पकड़ लिया, कोई पार्ट पकड़ लिया, उस वुड को क्रश कर उस बोन को क्रश कर देते हैं। और शार्क का डेंचर जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो हमारा आपका हम आप क्या है? हम आप हैं डाइफायोडोंट, है ना? तो हम क्यों हमारे आपके अंदर, चलो पहले नोट करते हो, फिर मैं एक-एक करके बताता हूँ। नोट करेंगे? Humans are humans are diphyodont. पूछा जाता है humans are diphyodont because they have because इसका मतलब क्या हुआ? Because they have two sets of teeth in their life. Because they have two sets of teeth in their life. That is deciduous, that is deciduous and permanent teeth. इसी में एक पॉइंट और लिख लो। थर्ड मोलर ऑफ ह्यूमन थर्ड मोलर ऑफ ह्यूमन are called wisdom teeth are called wisdom teeth and they are considered The third. third molar of human third molar of human are called vestigial are called wisdom teeth and considered to be vestigial considered to be vestigial वेस्टिजियल उन चीजों को बोलते हैं जिनका की यूज हमारे इंसेस्टर्स में था, अब हमारे लिए उनका कोई काम नहीं बचा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिए। और टीचर फॉर्म मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब एक और खास बात, तो हमारा जो ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं, एक तो डाइफायोडोंट होते हैं, है ना? और दूसरी खास बात क्या होती है कि जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे बोन्स के साथ में फ्यूज नहीं होते, है ना? तो बताता हूँ। डाइफायोडोंट हो गया और हाँ,
एक और टर्म, दूसरा टर्म हमें याद रखना है, वी आर थीकोडोंट। नेक्स्ट नोट करेंगे, ह्यूमंस आर थीकोडोंट, थीकोडोंट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो दांत है ना, वो हमारी बोन में, जबड़े की बोन में फिट नहीं है, फ्यूज नहीं है, जुड़ा नहीं है, बल्कि हमारे जॉ में, इस जबड़े में एक सॉकेट है, उस सॉकेट के अंदर फिट है, इसीलिए दांत उखड़ आते हैं, राइट? मतलब इसीलिए वो डेसिडुअस है। तो नोट करेंगे, ह्यूमंस आर थीकोडोंट एज teeth are embedded. Humans are thecodont as teeth are embedded in socket of teeth are embedded in socket of jaw bone. Teeth are embedded in socket of jaw bone. Full stop. एक पॉइंट और लिखो। नेक्स्ट, humans are heterodont. Humans are heterodont as they have 4 different type of teeth. They have 4 different type of teeth. आपको पता है इंसीजर, हेटेरोडोन की स्पेलिंग क्या है? हेटेरोडोंट, HETERO, HETERODONT, हेटेरोडोंट। हेटेरो मतलब डिफरेंट, डोंट मतलब टीथ, ठीक है, डिफरेंट टीथ। तो 4 अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं, वो आपको पता है, इंसीजर, कैलाइन, मोलर और प्रीमोलर, है ना? तो आपको पता चल गया ना थीकोडोंट क्या होता है, हेटेरोडोंट क्या होता है और डायफायोडोंट क्या होता है, ठीक है? अब आ जाते हैं टूथ की एनाटॉमी में, है ना? तो जब हम मॉर्फोलॉजिकली बात करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर के वे में बात करते हैं, तो नीचे वाले पार्ट को आप रूट कहते हो, इस वाले पार्ट को आप नेक कहते हो, उसको क्राउन कहते हो। ये इसका लिटरल सेक्शन है, LS है। अब समझिए भाई साहब, ऊपर वाला जो अपना पार्ट है उसको हम लोग कह रहे हैं इनेमल, है ना? ये वाले पार्ट को अपन क्या कह रहे हैं, इनेमल कह रहे हैं। अब देखो ये जो इनेमल है ना, इसकी खास बात कुछ बता सकते हो, इसमें खासियत क्या है इनेमल की? सर हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। वेरी गुड। मैं और इसको थोड़ा सा बेटर वे में बताता हूं। दिस इज द हार्डेस्ट एनिमल मटेरियल ऑफ द अर्थ, ठीक है, राइट? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, विच इज द हार्डेस्ट और टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल ऑफ अर्थ? मैं बता चुका हूं ये बात। विच इज द हार्डेस्ट और टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल ऑफ अर्थ? बताओ चाची, हीबा, बताओ। एनामल। नहीं बेटा, ये नहीं है। बोन। क्या क्या? बोन। ह्यूमंस में पाया नहीं जाता। ये सब बताया आपने। बताया ना। देखो रिवीजन करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो प्लांट में पॉलन के ऊपर पाया जाता है क्या? स्पोरो पॉलिनिन, याद आया? तो मैंने बताया था कि स्पोरो पॉलिनिन टफेस्ट प्लांट मटेरियल है, टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है, पॉलन की वॉल इससे बनी। तो अगर आपसे मैं पूछता हूं कि विच इज द टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल या टफेस्ट प्लांट मटेरियल, तो दोनों का या आप मुझे आंसर दोगे स्पोरोपोलिन। जब प्लांट एनिमल दोनों की बात की जाए तो स्पोरोपोलिन, मतलब कि एनिमल से ज्यादा ये ताकतवर है, ज्यादा मजबूत है, इसको ये फायर प्रूफ है, ये रस्ट प्रूफ है, वो बहुत सारे मतलब फैक्टर्स को खराब नहीं कर सकते। एनिमल क्या है? टफेस्ट बायोलॉजिकल। ठीक है भाई, क्लियर? यस सर। एनिमल के नीचे, है ना, तो एनिमल ये व्हाइट वाला एनिमल से बना होता है, इसके नीचे एक सीमेंट, इसको डेंटाइन कहते हैं, ये डेंटाइन, इस मटेरियल को डेंटाइन। इसके अंदर एक पल्प कैविटी है जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरी और न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, जिसमें हमें सेंसिटिविटी फील होती है। और यहाँ से ये जो ब्लड कैपिलरीज और ये जो नर्व्स होती हैं, देखो नर्व ब्लड वेसल्स, नर्व एंड ब्लड वेसल्स, तो ये यहाँ से होकर के रूट से जाती है ना, और ये इनको हम रूट कैनाल कहते हैं, ठीक है।
और इन्हें ये हो गया आपकी गम्स, ये वो सॉकेट इसमें फटा हुआ और ये नीचे वाला बोन्स वाला पार्ट। अब क्या होता है कि एक सीमेंट एक मटेरियल होता है, इसको हम सीमेंट ही कहते हैं। तो सीमेंट एक्चुअली टीथ को फ्यूज़ करके रखता है किसके साथ में? इन गम्स के सॉकेट में चिपका के रखने वाला जो मटेरियल होता है उसको हम सीमेंट कहते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो Yes, sir. और मैं आपको नोट करा देता हूँ। कुछ पॉइंट्स नोट करा, ठीक है? नोट करिए। Enamel is hardest substance of enamel is hardest substance of plant body, sorry, hardest substance of animal body, or can say human body, or can say human body. Full stop. इसी में लिखेंगे it cover dentine, it covers the dentine in the crown. Next one. It covers the dentine in the crown. डेंटाइन इन द क्राउन, ये डेंटाइन के ऊपर जो क्राउन में जो डेंटाइन वाला मटेरियल इसको कवर करने का काम इनेबल करता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, पल्प कैविटी कंटेन blood vessel and nerves which blood vessel and nerves which constitute pulp, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज देखो, सीमेंट helps in fixing teeth in the socket. तो ये हो गया हमारा टीथ के बारे में। अब एक एक पार्ट आ जाते हैं, ह्यूमन बॉडी का एक एक पार्ट पढ़ते जाते हैं। सर सीमेंट वाला पॉइंट बताना एक बार। सीमेंट फिक्सेस टूथ into socket. अब भाई साहब हम लोग एक एक पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ईसोफेगस वाला, है ना। तो फेरिंग्स तो आपको पता है, माउथ वाला हमने पार्ट पढ़ ही लिया, मुंह वाला पार्ट पढ़ लिया, उसके बाद आ जाते हैं इस वाले पार्ट। ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। यस सर। अब एक एक करके पार्ट आपको समझ आ जाता है। तो पहले वही वाला डायग्राम जो मैंने आपको सबसे पहले आपको दिखाया था, आप एक एक पार्ट को नोट कर लीजिए। तो अभी तो हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन होता कैसे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे डाइजेशन। ठीक है, चलो नोट करो। सबसे पहले आ जाते हैं ईसोफेगस, है ना। इसमें जो क्वेश्चन मैं बोलूं पूछा हुआ उसको अंडरलाइन करते आना, ठीक है ना। इसकी लेंथ पीछे जा चुकी है, कई बार पूछी जा चुकी है, मल्टीपल टाइम। हालांकि इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे आने के चांसेस कम होते हैं अब आज की डेट में, बट स्टिल आपसे वो 20% क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो आप इजीली करते हो, सभी बच्चे कर देते हैं। तो कहेंगे ईसोफेगस is called food pipe. Esophagus is called food pipe. It is about 25 centimeter long. Let's stop. It lies behind trachea and the heart.
It lies Sir, 25 meters. ना भैया 25 सेंटीमीटर कहाँ हो, 25 सेंटीमीटर। अरे इसोफेगस मेरे भाई गला हमारा ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लॉन्ग, इट लाइज बिहाइंड ट्रैकिया एंड द हार्ट। इट लाइज बिहाइंड ट्रैकिया एंड हार्ट। तो तुम लेट आए इसलिए तुमको नहीं समझ आ रहा। ये वाला देखो, ये वाला पार्ट समझो, ये महाराज ये इसोफेगस, ठीक है। तो हमने इसको Yes, कितने sir, पार्ट yes. पढ़ा, सर्विकल, थोरैसिक एंड एब्डोमिन। सर्विक्स मतलब होता है नेक, जो गर्दन के पास उसको सर्विकल कह दिया, थोरैसिक लंग्स के पास में, एब्डोमिनल पेट के पास में, है ना। तो हमने इसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, नोट करो। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, cervical, thoracic and abdominal. It is divided into 3 parts, cervical, thoracic and abdominal. Next heading is stomach. Stomach. It is a J-shaped organ. It is a J-shaped organ. अब देखो स्टमक को भी फर्दर हम लोग कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। तो चलो मैं इसका स्ट्रक्चर इनफैक्ट आपको बताऊंगा, मेरे पास जाएगा। हाँ, देखो स्टमक को हम 4 पार्ट में, स्टमक को भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये रहेगा। तो इसमें क्या होता है, ये रही आपकी इसोफेगस यहाँ से खत्म हो जाती है ना। और इसोफेगस जब आपकी यहाँ से खत्म हो गई तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जहाँ पे डैश जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्टमक, है ना। अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट, इसको फंडस कहते हैं। फंडस ये वाला पार्ट हो गया, है ना। ये वाला पार्ट हार्ट के पास होता है, इसको कार्डियक कहते हैं। दूसरा पार्ट, मेन पार्ट ये होता है, इसको हम बॉडी कहते हैं, है ना। और ये फिर ये तो ये हो गया, कितने पार्ट हो गए, अरे आ गया। ठीक, देखो ये हो गया हमारा फंडस, है ना, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक कहाँ गया, ये रहा पाइलोरिक, है ना, ये नीचे वाला पाइलोरस। तो 4 पार्ट होते हैं। अब देखो इसमें जो फंडस वाला पार्ट होता है, इसी में गैस भरी रहती है। कार्डियक वाला हार्ट के बीच में और ये बॉडी पार्ट, ठीक है, नोट करो। स्टमक इज J shaped organ and lesser curvature on posterior side, lesser curvature, इधर curvature कम होता है इस तरफ posterior side, और anterior side ज्यादा होता है। lesser curvature on posterior side, full stop. It have 4 part, it have 4 part. A cardiac, Posterior के बाद क्या था? lesser curvature on posterior part, full stop. It have 4 part, it have 4 part. A cardiac, कार्डियक, अब पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लो। कार्डियक प्रेजेंट नियर हार्ट, कार्डियक प्रेजेंट नियर हार्ट, कॉमा, इट लाइज इन ओपनिंग बिटवीन, इट लाइज इन ओपनिंग बिटवीन esophagus and stomach. It lies in opening between esophagus and stomach. B. Fundus, commonly filled with air or gas. Fundus, commonly filled with air or gas. The previous point में between esophagus and Esophagus and stomach. Next, fundus, commonly filled with air or gas. ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन। Next point, body is main part of stomach.
and pyloric is the posterior part of the stomach. Pyloric is the posterior part of the stomach. Full stop. Next point. बॉडी का क्या था? Body is main part of stomach. Body is main part. पूरा डाइजेशन मेनली यहीं पे होता है, बॉडी में ही होता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं इसका एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट क्या था? पाइलोरिक। Pyloric is the posterior part of. Next, partial digestion of food. Partial digestion of food takes place here. Partial digestion of food takes place here. Next, small next heading डालो small intestine. अब देखो small intestine में आ जाता है. Partial digestion takes place here. Takes place here. अब आ जाते हैं small intestine. हाँ भाई साहब, तो चलो small intestine देख लेते हैं. Small intestine वही सिंपल है, तो नोट करेंगे. रुको पहले स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल इन डायमीटर, इसलिए मैंने आपको बताया इसको स्मॉल कहते हैं. इट इज अबाउट 6.25 मीटर लॉन्ग. It is about 6.25 मीटर लॉन्ग. मैंने एक क्वेश्चन देखा था, हालांकि क्वेश्चन कोई बच्चा बता नहीं पाया, कर नहीं पाए. क्वेश्चन रिसेंटली आया था, 4-5 साल पहले की बात है. इसका डायमीटर बेटा पूछा हुआ था नीट को, बताओ कितना होता है डायमीटर, बोलो. ये बताएगा? पता नहीं. पता नहीं ना, कि बुक एनसीईआरटी में भी नहीं होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ था नीट. ऐसे एनसीईआरटी में भी नहीं है ये. मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चों को गलत हुआ, तो और कई सारी बुक्स में नहीं, इसका डायमीटर कहीं नहीं दिया है. मतलब कुछ बुक्स में दिया हुआ है, हायर बुक में सब में दिया होता है, ग्रेजुएशन वगैरह में तो सब में होता ही होता है, 12th तक की इसी बुक में नहीं है, कई सारी बुक्स में, कुछ बुक्स में दिया हुआ है, कुछ हेल्पिंग बुक में. नोट कर लो. इट्स डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली, किसी का ज्यादा है किसी का कम है ना, कई सारे पार्ट्स हैं, है ना. अप्रोक्सीमेटली 3.5 to 4 सेंटीमीटर. 3.5 to 4 सेंटीमीटर, इसीलिए इसको स्मॉल कहते हैं. It comprises of 3 parts. It comprises of 3 parts. देखो मैंने आपको 3 पार्ट बताए. और भाई साहब एक बात और बता दूं, इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है ना. स्टमक का सीक्वेंस दिया होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का देगा, और क्वेश्चन दिया होगा कौन सा सीक्वेंस सही है. आप देखना क्वेश्चन में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डाइजेशन, है ना. तो देखो सबसे पहले आता है डोडेनम, फिर जेजुनम और फिर इलियम. नोट करो. कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट. डोडेनम इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. Duodenum is 25 centimeter long and it is shortest and widest part of intestine. It is shortest and widest part of intestine. Full stop. Hepatopancreatic ampulla opens into it. स्पेलिंग क्या है? अच्छा ये दिया हुआ है, ये देखो ना, मैंने सब लिख रखा है. ये हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला, HEPATO, पैटो पैंक्रेटिक,
PANCRIATIC, pancreatic, AMPULLA, hepatopancreatic ampulla. Widest part of intestine, hepatopancreatic ampulla opens into duodenum. अंडरलाइन करिए भाई साहब, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। एक तो वाइडेस्ट पार्ट है, शॉर्टेस्ट है, और हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला यहीं पे खुलती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, जेजुनम। जेजुनम इज द मिडिल पार्ट ऑफ, jejunum is the middle part of small intestine, about 2.5 meter long, about 2.5 meter Jejunum long. is Jejunum is the middle part of small intestine. It is about 2.5 meter long. Next point, ileum. Ileum तो कितना is लेंथ है सर jejunum का? 2.5 meter है, diameter. Next, ileum is 3.5 meter in length. Ileum is 3.5 meter in length, and it is the longest part of small intestine. It is the longest part of small intestine. मैं भाई साहब यहाँ पे कुछ एड ऑन करना चाहता हूँ, आप ये याद रखिएगा। हालांकि मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, लेकिन आप लोग बताओगे नहीं, मुझे पता है। याद रखना, मैं पूछूंगा दोबारा फिर से, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही पूछूंगा, ठीक है? नहीं बता पाओगे तो फिर मैं बताऊंगा तुमको। देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना? मेरी बात को ध्यान समझना। अब हम ये कैसे पहचानते हैं कि इलियम वाला पार्ट? एक्चुअली ये हो गया इलियम वाला पार्ट, है ना? तो एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई और ये इलियम। अब ऐसा नहीं होता कि इंटेस्टाइन ऐसी पड़ी हुई, इनके बीच में कुछ मेम्ब्रेन पाई जाती है ना, और उस मेम्ब्रेन में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है। अगर इंटेस्टाइन के आसपास इस तरह की ये नोड्यूल्स मौजूद है, गांठें मतलब नोड्यूल्स इनको, है ना? इन नोड्यूल्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें भाई साहब कहते हैं पेयर्स पैचेस। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। तो पेयर्स पैचेस कहाँ पाए जाते हैं? पेयर्स पैचेस भाई साहब सिर्फ इलियम में पाए जाते हैं, है ना? इनका फंक्शन क्या होता है? इन पेयर्स पैचेस एक्चुअली है क्या? ये लिम्फ नोड्यूल है। लिम्फ जानते हो ना? यहाँ पे लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? और इन लिम्फ नोड्यूल्स में आकर के WBC मैच्योर होती है। तो WBC बनती तो जाकर के कहाँ पे? हमारी बोन मैरो में। मैं आगे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा। तो WBC भाई साहब बनती तो हमारी कहाँ है? हमारी ये बोन में बनती है, बोन मैरो में। लेकिन वो मैच्योर कहाँ पे होती है? एक तो पेयर्स पैचेस में मैच्योर होती है, लिम्फ नोड में मैच्योर होती है, और हमारी थाइमस ग्लैंड में, यहाँ पर हमारी थाइमस ग्लैंड पाई जाती है, इस थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है। 3 जगह जाकर के मैच्योर या डिफरेंशिएट होती है, और तब ये फंक्शनल होता है, राइट? तो पेयर्स पैचेस वाला मामला याद रखें, नोट करो। इन सम प्लेसेस, particularly along ileum, these nodules are clustered together. In some places, particularly along ileum, these nodules are clustered together in a group called Pierce patches or lymph साहब nodules. एक बार रिपीट कर सकते हैं? In some places, particularly along the ileum, these nodules are clustered together in a group called Pierce patches or lymph nodule. Pierce patches or lymph nodule.
फुल स्टॉप. सर क्लस्टर टुगेदर के बाद क्या है? In a group called Peyer's patches or lymph nodules. Full stop. These are distinguishing characteristic of ileum. Full stop. They are the site of maturation. They are the site of maturation and production of WBC. These are the site of maturation and production of WBC. ठीक भाई, क्लियर? ओके, ठीक है ना, क्लियर ना सबको? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई लोगों, लार्ज इंटेस्टाइन. तो पहले मैं लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम आपको दिखाता हूं. ये पेयर्स पैचेस या फिर पैचेस है? पैचेस भाई, पैचेस. एक टी पैच होता ना, पेयर्स पैचेस. देखो ये रहा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, है ना. चलो तो नोट करो, लार्ज इंटेस्टाइन is about 1.5 meter long. Large intestine is about 1.5 meter long and divisible into three parts. Cecum, colon and rectum. Divisible into three parts. Cecum, colon and rectum. Full stop. A. Cecum and vermiform appendix. सीकम की स्पेलिंग क्या है? CAACAECUM. लिख देता हूँ. अच्छा इसमें नहीं लिखा. ये अपेंडिक्स लिखा ना, CAECUM. CAECUM. Cecum and vermiform appendix. It is pouch-like structure which is about 6 centimeter in length. It is pouch-like structure which is about 6 centimeter in length. Full stop. Though it is vestigial organ, and inflammation in it is called appendicitis. अब समझो बात को. आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि इनको अपेंडिक्स हो गया. अरे इनको अपेंडिक्स क्या होगा भैया, अपेंडिक्स तो होता ही होता है इंसान में, है ना. तो वो अपेंडिक्स नहीं होता, एक्चुअली इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस कहते हैं. तो होता क्या है, समटाइम एक्चुअली दिस इज नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. So what happened exactly? Sometime some part of food or some that is undigested food that enters into the lumen of appendix. अब ये जब food वहां चला जाता है, it start infection, and because of that infection, the bacterial infection increases, and because of this appendix swell and increases in size, and it causes the pain. अब उसका एक ही solution होता है,
इट मस्ट बी रिमूव्ड। अगर इसको नहीं निकाला गया, ये फट सकती है यहाँ से इंटेस्टाइन, या फिर ये पॉइजनस हो सकती है और इंसान मर भी सकता है ना, या इंटेस्टाइन इनफैक्ट फट जाती है, राइट। तो इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस हो जाने पे छोटा सा ऑपरेशन होता है और अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसमें इसमें इसका हमारे लिए कोई काम नहीं। तो फिर आखिर इसका काम क्या था? दैट इज द मेन क्वेश्चन दैट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इसका मेन फंक्शन क्या था? इट इज कंसीडर्ड एंड इट इज अ जनरल कंसेंसस अमंग साइंटिस्ट। उनका ये सबका मानना है कि जब इंसान हर्बीवोर रहा होगा या हमारा एंसेस्टर हर्बीवोर रहा होगा, वो घास फूस वगैरह को खाता रहा होगा, तो ये सेलुलोज के डाइजेशन का काम करता रहा होगा। धीरे धीरे क्या हुआ, इंसानों ने घास फूस खाना बंद कर दिया, सेलुलोज के डाइजेशन की यूटिलिटी नहीं रही हमारी बॉडी में, तो इस पार्ट ने काम करना बंद कर दिया और अभी हमारी बॉडी में नॉन फंक्शनल फॉर्म में है। आगे ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये गायब भी हो जाएगा। तो ये एक तरह का क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। तो it is vestigial organ, comma, inflammation in it causes appendicitis. Full stop. It is well developed in herbivores. It is well developed in herbivores. Next, colon. Colon is divided into four regions. Colon is divided into four regions: ascending, comma, transverse, comma, descending, and sigmoid. Ascending, transverse, descending, and sigmoid. Full stop. Ascending is shortest part of colon. Ascending is shortest part of colon. Next, rectum. Rectum is the last 20 centimeter So ascending is shortest part of colon. Next, rectum. Rectum is comprises of the last 20 centimeter. Rectum is comprises of last 20 centimeter of digestive tract. Last 20 centimeter of digestive tract. ठीक है? ये तो हो गया हमारा डाइजेस्टिव ये सिस्टम हो गया, है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? no, sir. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब सब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का फंक्शन पढ़ेंगे, किस ग्लैंड से क्या निकलता है, उसका क्या काम है। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे सलाइवरी ग्लैंड। तो कौन बताएगा हमारी बॉडी में कितनी सलाइवरी ग्लैंड होती है? मैं अपने क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं भाई साहब, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से आंसर दीजिएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कितनी नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स बताना। अरे Sir, 2. No, sir, 3. पक्का? Yes, sir. मैं कहता हूँ इट्स रॉन्ग। 3 नहीं, सॉरी 3 नहीं, 3 type of salivary glands are formed, not 3 salivary glands are formed. आप बताओ। Sir, फिर तो एक ही है ना। अच्छा, Salivary gland तो सर एक ही है। एक कहाँ यार, नंबर्स पूछ रहा हूँ। 3 तो वैसे ही हो गई। सर पता नहीं। पता नहीं, आंसर होगा इसका 6।
देखो, out of these 3 salivary glands, ये वाली जो आपकी 2 है ना, 2 पैरोटिड, है ना, 2 पैरोटिड, और इसके बाद यहाँ पर ये कौन सी है, मैंने बताया जीभ के नीचे पाई जाती है, तो यहाँ पर 2 सब लिंगुअल, है ना, एंड 2 सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। बताओ कितनी हो गई भाई साहब? 2-2 पेयर पाई जाती है, 6 होगा इसका आंसर, है, समझ गए? यस सर। एक तरफ से 2 दिख रहे हैं, 2 इधर, मतलब एक तरफ दिख रही है, इधर भी तो है, ठीक है। तो जो टॉन्सिल्स जिसको आप बोलते हो, मम्स जिसको आप बोलते हो ना, मम्स, तो मम्स क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें स्वेलिंग आ जाती है, इसी को मम्स कहते हैं, ठीक है। चलो नोट करो, द सलाइवरी ग्लैंड्स आर of 3 pairs. Full stop. Next point. Parotid are 3 pair. 3 pairs. Okay. Next point. Parotid are largest salivary gland. Parotid are largest salivary gland which are situated near ears. Let's stop. It secrete much of salivary amylase. It secrete much of salivary amylase और अल्फा एमाइलेज, मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या सीक्रेट करती हैं, सलाइवरी एमाइलेज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एमाइलेज के, है ना। और भाई साहब इसी को टाइलिन भी कहते हैं। तो टाइलिन और अल्फा एमाइलेज एक है, ये बात आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन का आंसर टाइलिन दिया होगा, कई बार दिया होगा सलाइवरी एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज, तीनों का मतलब एक, ठीक है, नोट करो। इट सीक्रेट मच ऑफ सलाइवरी एमाइलेज और अल्फा एमाइलेज, और ब्रैकेट में लिख लो टाइलिन। नेक्स्ट पॉइंट, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर, sublingual and submandibular gland secrete salivary amylase and mucus, salivary amylase and mucus। अगला पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे, दिस इज क्वेश्चन फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन। salivary amylase is absent in herbivore, जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग, salivary amylase is absent in herbivore। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा गया एक बार, which of the following do not have salivary amylase, बुफेलो दिया हुआ था, और उसमें और भी कई सारे ऑप्शन दे रखे थे, बाकी जो ऑप्शन लॉइन दिया हुआ था, तो ऑप्शंस में एक ही हर्बीवोर था, बुफेलो, तो उसका आंसर बुफेलो ही। समझ आया? salivary gland are absent in herbivore। next point, next salivary glands or amylase? salivary glands, Okay sir। sorry, एक मिनट, salivary amylase, I'm sorry, salivary amylase is absent in herbivore, salivary amylase is absent in herbivore, ठीक है, list of। next point, disease mumps, disease, एक स्टार बनाना, ये भी दूसरा क्वेश्चन है। disease mumps is viral infection, is viral infection that may involve, disease mumps is a viral infection that may involve
one or both parotid salivary gland, one or both One or both parotid salivary gland. Next, saliva have a pH of 6.8, slightly acidic होता है. Saliva have a pH of 6.8, full stop. 1000 to 1500 ml. Saliva. have हाँ. सर स्टार्टिंग से बोल दिए पॉइंट. Saliva have pH 6.8, full stop. 1000 to 1500 ml of saliva is secreted in a day. Last but not the least, one more point. हमारे सलाइवा में कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं विच आर एंटीबैक्टीरियल, है ना. तो सलाइवा में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया तो मर जाता है. सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, इसको भाई साहब हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम, है ना. ZY लाइसोजाइम. लाइसोजाइम क्या करता है कि अगर कोई भी फूड के साथ बैक्टीरिया आ गया उसको मार देगा. नोट करो. सलाइवा हैव लाइसोजाइम which is saliva have lysozyme which is antibacterial element. ठीक है भाई. तो नेक्स्ट क्लास में आप हेडिंग डाल लीजिए. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ेंगे. ठीक. तो सलाइवरी ग्लैंड हमारा कंप्लीट हो गया और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को पढ़ा जाएगा नेक्स्ट क्लास. ठीक है, क्लियर. थैंक यू. और कोई डाउट किसी को? वेलकम. नो सर. नहीं, ये बात सब समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक है. साची, ऑल क्लियर? नेक्स्ट Yes, टॉपिक sir. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है. हाँ जी बेटा. सर नेक्स्ट टॉपिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है. गैस्ट्रिक ग्लैंड है, सब ग्लैंड्स पढ़ेंगे कि करके. ठीक है. साची कुछ कह रही थी? नहीं. No, sir. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना. ठीक है, थैंक यू सर. वेलकम वेलकम. चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.